195 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, युवाओं को नशे के खिलाफ कर रहे हैं जागरूक ताकि स्वस्थ और स्वच्छ हरियाणा का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के बीच हुआ MOU। और उत्तर भारत में बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में आई गिरावट। प्रदेश में कई जगहों पर हुआ फसलों को नुकसान। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा, नुकसान के आकलन के बाद सरकार करेगी भरपाई। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 28 महिलाओं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में यूपी के 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात और राजस्थान से 15-15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से 11-11-11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2 और गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दमन और दीव से 1-1 उम्मीदवार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची में सभी वर्गों और जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने भाजपा नेतृत्व और काशी की जनता को आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति की है। आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह सूरजकुंड मैदान पर फरीदाबाद हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में ओलंपिक खिलाड़ी मैरी कॉम व मनु भाकर सहित कई हस्तियां विशेष तौर पर शामिल हुईं। मैराथन में करीब 70,000 लोगों ने बारिश के बावजूद भरपूर उत्साह दिखाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अक्टूबर के पहले रविवार को हर साल फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से ये मैराथन करवाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि हम प्रदेश को स्वस्थ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा बनाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया, वहीं उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को लाखों के इनाम भी वितरित किए। चाहे मैदान का उपयोग करें, किसी पार्क का उपयोग करें, खाली सड़कों का उपयोग करें, लेकिन हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कार्यक्रम बहुत अनिवार्य है।
इससे अपनी रोज रोज की जो ऊहापोह है उसमें से तनाव मुक्त होकर के अपने मन को स्वस्थ करते हैं, शरीर को बलशाली बनाते हैं। ये जो कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं ये एक ऐसे हमको मुकाम पर ले जाएंगे कि जिसको हम कहेंगे हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा। देश के प्रधानमंत्री ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के आह्वान किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मैराथन में भाग लेने के लिए करीब 1 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। हरियाणा को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। अग्रोहा स्थल आगामी वर्षों में हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित और प्रस्तुत करने का केंद्र होगा। साथ ही एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गंतव्य के रूप में अग्रोहा के महत्व को बढ़ावा देगा। एमओयू के तहत अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई होगी। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का उत्खनन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में एक चेयर महाराजा अग्रसेन के नाम पर स्थापित की जाएगी। सीएम ने कहा कि भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखीगढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और इसका जो सर्वेक्षण है, जो ड्रोन सर्वेक्षण जीपीआरएस, इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस एमओयू में पहला क्लॉज यही है कि इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या है। सर्वेक्षण के बाद फिर खुदाई का काम, खुदाई में जो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी उसको फिर संग्रहालय बनना, कोई एक अच्छा एक केंद्र बने, उस केंद्र के अंदर देश और दुनिया के लोग जो पर्यटक इस रूप में आएंगे तो पर्यटक आए, उनके लिए कोई व्यवस्था, ये सारी चीजें धीरे धीरे हरियाणा सरकार का जो भी इसमें आवश्यकता आप लोग महसूस करेंगे, जो सहयोग की जरूरत होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं उसको हम पूरा करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार देर रात दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश होने से ठंड फिर बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात अभी भी जारी है। दिल्ली, एनसीआर के तापमान में और गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम स्थिर रह सकता है। हिमाचल में कल अधिकतर स्थानों पर वर्षा और हिमपात के कारण ठंड बढ़ गई। वहीं हरियाणा के अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। हरियाणा में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट आई है। साथ ही ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कल अंबाला में 24 mm, हिसार में 26 और रोहतक में 47 mm बारिश दर्ज की गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक्स पर कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार प्राप्त हुए हैं। किसान की फसलों का भी नुकसान हुआ है। इस आपदा की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। सरकार नीति के अनुसार आपके नुकसान का आकलन करके भरपाई करेगी। उधर प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब के कई क्षेत्रों में भी रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अंबाला छावनी के आर्य गर्ल्स कॉलेज में कल मेरा पहला वोट देश के लिए विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पहली बार मतदान करने वाले विद्यार्थियों को देश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट का महत्व बताया गया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्य ने छात्रों को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भागीदारी का उन्हें मौका मिल रहा है, इसलिए वे अपने मत का प्रयोग आगामी चुनाव में अवश्य करें। मत देना जो है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और ये एक बड़े गौरव की बात है कि हम किसी देश के नागरिक हैं और बिना किसी भेदभाव के हम मत देने के अधिकारी हैं।
तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार को चुनते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो हमने चुने हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है देशभक्ति की, तो ये मेरा पहला वोट जो है वो देश के नाम। और मैंने ये पहले भी कहा कि अपना वोट जो है वो, अपना वोट का अधिकार जो है उसको जो है वो ईमानदारी से प्रयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें, बिना किसी दबाव के प्रयोग करें। वहीं नई मतदाता बनी छात्राओं ने बताया कि वे इस वर्ष पहली बार वोट डालेंगी, जिससे उन्हें काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि वोट डालना हमारा अधिकार है और हम ऐसा नेता चुनना पसंद करेंगे जो रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए और हमारे भविष्य के बारे में सोचे। वोट दूंगी और मैं उन्हीं को वोट दूंगी जो देश के विकास में के लिए कार्य करेंगे। मैं अपना देश का भविष्य हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपना पहला वोट अपने देश के नाम दूँ। मैं अपनी पसंद की सरकार बनाऊँ जो आगे जाकर हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। मेरा पहली बार वोट बना है, इस बार मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं उसी को वोट दूंगी जो नेता देश के विकास के लिए कार्य करेगा, देश के लिए कार्य करेगा, जो हमें लगे कि हाँ हमारे लिए कार्य करता है, उसी को मैं वोट दूंगी। मैं वोट उसी को दूंगी जो अच्छा नेता होगा, मतलब जो हमारे हित के लिए कार्य करेगा, और मैं अपना पहला वोट देश के नाम पर। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर M.K. भादु ने जिला नागरिक अस्पताल में बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाकर की। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नितिन सोमानी ने बताया कि डोर टू डोर जाने वाली सभी टीमों को निर्देश जारी किए गए हैं। सिरसा जिले में 741 बूथ, 48 ट्रांजिट टीम एवं 152 मोबाइल टीम बनाई गई हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु जिले में 150 सुपरवाइजर व 2840 वैक्सीनेशन बूथ मेंबर लगाए गए हैं एवं उनको हिदायत दी गई है कि वो अपने क्षेत्र के स्लम एरिया व हाई रिस्क एरिया पर अधिक ध्यान दें। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा बिना दवा के न छूटे। 56 बच्चों का टारगेट हमने निर्धारित किया है, जिसके लिए हमने पूरे जिले में 741 बूथ और कुछ 48 जो है हमारी ट्रांजिट टीम्स हैं जो कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या और जगह पे काम करेंगी। उसके अलावा मोबाइल टीम्स हमने बनाई है, 152 टीम गठित की हैं। इन सब में टीमों में मिला के हमने कुल 2840 जो है वैक्सीनेटर काम करेंगे और इनकी सुपरविजन के लिए हमने 150 जो है सुपरवाइजर्स बनाए गए हैं पूरे जिले में। और एक हाई रिस्क एरिया जो है उनके लिए मोबाइल टीम जो है हाई रिस्क एरिया 320 है सिरसा में, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें कि भट्टे हो गए, उसके बाद स्लम्स हो गए, उसके बाद नोमैड्स हो गए, गोमंतु जो हैं जाति इत्यादि वगैरह, ये सब होंगे कवर। और मेरा सभी जिलावासियों से ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, वे अपने नियरेस्ट पोलियो बूथ में जाके अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की बूंदें अवश्य पिलाएं, ताकि हम इसको जो फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस किसान मेले का थीम फसल अवशेष प्रबंधन रखा गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP गोयल मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर हरिओम ने विशेष तौर पर शिरकत की। मेले में आए किसानों ने कहा कि वे पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत हुए हैं और अब नई तकनीक से पराली प्रबंधन कर रहे हैं। इस तरह के मेले हमारी जानकारी में इजाफा करते हैं। 15 एकड़ में सर सुपर सीडर से बिजाई गई है। तो इस कृषि विज्ञान केंद्र की देखरेख से हमें ना खासकर पराली के बारे में बहुत ज़्यादा मिला है भी, जैसे पराली का प्रबंधन कैसे करना है, जैसे हमने पराली में आग नहीं लगानी है, चाहे हमने उसकी गांठें बनवानी है, जैसे हमें सुपर सीडर से बिजाई करके उसको खेत में ही मिलाना है, तो जिससे हमारी मृदा की शक्ति बढ़ती है और हमें कई प्रकार के और भी फायदे होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से जैसे संपर्क था तो यहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनें आ रही हैं, तो फिर प्लो से उसको ज़मीन में दबाना शुरू किया। लेकिन प्लो हर साल नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद सुपर सीडर आया। तो अब पिछले 2 साल से मेरे पास 8 से 10 एकड़ धान होती है हर साल, जिसमें मैं सीधी बिजाई भी करता हूँ और ट्रांसप्लांटेड भी होती है। तो मैं 10 के 10 एकड़ में सुपर सीडर से अपने पराली का प्रबंध कर रहा हूँ।
इस अवसर पर डॉक्टर एसपी गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पराली प्रबंधन इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आए हैं और किसान भी अब पराली को जलाने की जगह उसका सदुपयोग कर रहे हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर हरिओम ने कहा कि कृषि मेले में पुरुष किसानों के साथ ही महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। ये सुखद संकेत है कि प्रदेश में महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े, तो उर्वरा शक्ति के लिए हम यदि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट करेंगे, फाने ना जलाएं, उसी में मिला दें और फिर गेहूं की बिजाई करें तो आपकी पैदावार हमेशा ज़्यादा आएगी और हमारा वातावरण जो है ये दूषित नहीं होगा। तो दो चीज़ होगी इसमें। तीसरी ये है कि हमारी खाद हमें कम डालनी पड़ेगी, जिसकी हम सब्सिडी देते हैं किसानों को, जो इतनी जो ना भारत सरकार पे इसका सब्सिडी का लोड है। महिलाओं का जो भागीदारी रही वो बहुत अच्छी रही, क्योंकि अब देखो समय है कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ना होगा। और जहां भी जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है, वहीं पर ही सब तरह की बरकत आ जाती है, सब तरह की प्रोग्रेस होने लगती है और वही देश एक मिसाल के तौर पर उभरने लगता है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के नौजवान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सहानुभूति परिवार के साथ है। इस मामले में जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों का मामला एमएसपी पर फंस गया है, जबकि यहां 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। आसपास के किसान पंजाब आकर फसल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पंजाब में एमएसपी पर खरीद बढ़ी है। नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि वे किसानों को समझाएं, नौजवानों को भटकाकर उन्हें अपने स्वार्थ पूरे नहीं करने चाहिए। मैं तो किसान से पूछो साहब, सर्वे सबसे बड़ा किसान का है। ये जो लीडर आज कह रहे हैं भी हम 23 लेके उठेंगे, मैं तो इनसे कह रहा हूं भी आप बता दो भी आप 23 में से कौन सी बेचने को तैयार हो, बताओ। मैं भी वो लगा लेता हूं, मैं भी देख लेता हूं हिसाब किताब। साहब आप ये नहीं हो सकता भी आप गफ्फे खा रहे हो, बाकियों को कह रहे हो अभी मैं सारे हिंदुस्तान में 23 फसलों की एमएसपी दिलाऊंगा। लेने दो, बाकी हिंदुस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं, वो अपना संघर्ष करें, हम उनके साथ हैं। आर सिंपथीज आर विद देम, हम किसान के साथ है साहब। हम चाहे यूरोप का किसान है, किसान है, उसकी समस्या है। किसान को आज सरकार से मदद चाहिए, पर क्या एमएसपी की गारंटी ही वो मदद है साहब? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। उसको एड्रेस नहीं कर रहे, लाला करके जी एमएसपी 23 दी लै दो, ਉਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਪੈਡੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਲਵਾਓ ਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜਰਾ ਲਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ कर ਲੈਣ। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान को सरकार से मदद की जरूरत है, पर क्या सिर्फ एमएसपी से बात बन सकती है? किसानों से बात करनी चाहिए कि वे कौन सी फसल लगाना चाहते हैं। हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में अब पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को भी आम जन के लिए शुरू किया गया है। इसमें तांगा सवारी, बग्गी सवारी, घुड़सवारी और अश्व संग्रहालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र में आमजन के अवलोकनार्थ एक अश्व संग्रहालय और प्राकृतिक जलाशय भी स्थापित किए गए हैं। केंद्र निदेशक तरुण कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि यहां घोड़ों पर शोध के साथ साथ टूरिज्म की शुरुआत की गई है। यहां आने वाले आमजन को घुड़सवारी व तांगा सवारी के साथ साथ घोड़े से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही केंद्र में घुड़सवारी का प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा। सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर अजमेर ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में पहली बार इन गतिविधियों को शुरू किया गया है। जिसमें से जो टूरिस्ट आएगा वो घोड़ा में चढ़ सकता, टांगा में चढ़ सकता, बग्गी में चढ़ सकता, चढ़ के आनंद ले सकता है। ट्रेनिंग का बंदोबस्त हम लोग शुरू कर रहा है, जैसे कैसे घोड़ा चढ़ना है, जो इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स है,
वो कैसे किया जाता है वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे, ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। इस टाइप का पहला प्रयास है, पूरे देश में राष्ट्र स्तर पे किया गया है और कोई भी आम जन आके इसका फ़ायदा उठा सकता है। आम आदमी का सपना होता था कभी घुड़सवारी की जाए, यहाँ पे एनआरसी ने ये सुविधा की है हमारे निदेशक महोदय की गाइडलाइन में कि आके घुड़सवारी कर सकते हैं, बग्गी और टांगा सवारी कर सकते हैं और म्यूजियम दिख सकते हैं। उसके अलावा हमारा लंबा चौड़ा फार्म का एरिया है, 200 एकड़ में है, उसका ग्रीन एरिया है पूरा, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। आम आदमी के लिए बहुत ही कम पैसे में ये सुविधा प्रदान की गई है। केंद्र में बग्गी तांगा सवारी करने आई स्थानीय महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पहले केवल फिल्मों और टीवी सीरियल में ही घुड़सवारी देखी थी, लेकिन आज हकीकत में घुड़सवारी करके उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। रिसर्च सेंटर है, ये मैंने देखा था बाहर से, लेकिन मेरा मन करता था। आज जो डायरेक्टर सर हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो यहाँ के अश्व संस्थान के जो डायरेक्टर हैं मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने बच्चों को लाने का और अपने बच्चों को सब चीज़ दी। सर अभी तक हमने फिल्मों में देखा था, बल्कि मैं जो बेताब मूवी है उससे बहुत इंस्पायर थी कि हाँ घुड़सवारी करने में बहुत मज़ा आता होगा, तो आज करके बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। सभी बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। आज पीजीआई चंडीगढ़ में विश्व श्रवण दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ईएनटी विभाग में पोस्टर लगाकर मरीजों को इसके प्रति जागरूक किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एनके पांडा ने बताया कि इस साल वर्ल्ड हियरिंग लॉस डे की थीम लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर और रियलिटी फॉर ऑल रखा गया है। प्रोफेसर पांडा ने बताया कि पीजीआई में आधुनिक तकनीकों से लोगों का इलाज किया जाता है। अब यहां बच्चे के जन्म लेते ही उसकी श्रवण क्षमता का परीक्षण किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे को हियरिंग लॉस ना हो। बच्चों की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है कि उन लोगों को जो नया नवजात शिशु है उसका तुरंत उसका पता चल सके कि इस बच्चे को सुनाई देता है कि नहीं, अच्छा ठीक सुनाई देता है कि नहीं, जिसके कारण यदि उसको किसी कारणवश सुनाई नहीं है तो हम उसका कुछ बाद में उसको हेल्प कर सकें, सो दैट वो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करे, उसको नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप कर पाए। तो इसमें हम लोग कार्यरत है बहुत सालों से और कॉक्लियर इम्प्लांट हम डिपार्टमेंट में फॉर द लास्ट 20 ईयर्स 20 साल से कर रहे हैं और उसमें बहुत बच्चों को और बहुत लोगों को, जिन लोगों को बिल्कुल सुनाई खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी, जिन लोग बिल्कुल निराश हो गए थे, उन लोगों को हमने हियरिंग प्रदान की है, विच इज रियली रिमार्केबल। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज जो सुन नहीं पा रहे थे उनका कॉक्लियर इम्प्लांट से इलाज कर न सुनने की समस्या को दूर किया गया। विभाग द्वारा 600 लोगों पर किए सर्वे में सामने आया कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से भी लोगों को कम उम्र में सुनने की दिक्कत आ रही है। ईयरफोन और बड्स के इस्तेमाल से भी कान में समस्या आ सकती है। कहते हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे सच्ची सेवा है और इसी सोच के साथ बहुत सारे लोग समाज की भलाई के लिए अच्छे व बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। कैथल जिले की समाज सेवी संस्था सनातन धर्म ने मानवता की सेवा के लिए वृद्धजनों हेतु वृद्ध आश्रम खोला है। जिनका कोई अपना नहीं है, उन बेघर वृद्धजनों को इस आश्रम में सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा के कैथल की समाज सेवी संस्था सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से शहर में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्ध आश्रम चला रही है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्ध नागरिक यहाँ मिल रही सुविधाओं और मान सम्मान से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ घर से भी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। संस्था के लोगों द्वारा न केवल स्वच्छ आहार मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ मनोरंजन के लिए टीवी है तो आराम के लिए एसी और कूलर। हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों को जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए हैं, जिनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको माँ भगवती के आश्रम में रखा जाए और उस आश्रम में रहते हुए उनका मान सम्मान, विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि उनका मान सम्मान करवाया जाए। खाना पीना रहना
ये तो हो ही गया। इसके साथ साथ उनके साथ बातचीत, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक बातचीत की है। कैथल का यह वृद्धाश्रम वास्तव में एक निराला वृद्ध आश्रम है, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक इनमेट को, प्रत्येक आश्रम निवासी को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं खुद 88 प्लस हूँ, रिटायर्ड कॉलेज लेक्चरर हूँ। मेरे एक बेटा है रिटायर्ड IAS, 3 बेटियां हैं, ऑल ऑफ देम आर MA इंग्लिश टॉपर्स, और मैंने यहाँ शरण पाई हुई है इस संस्था में। कितनी बड़ी बात है। ये मेरी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स आते हैं चेक करने के लिए। 8-9 महीने से यहाँ रहता हूँ, बहुत सुविधा मिल रही है समाज को। मेरी संतान को तो मैं बहुत बुरी डाल कर दिया हूँ, मार पीट के, और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। अब मैं जिंदगी बढ़ाई दिया इनको। वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी लोग यहाँ रहकर काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छा खान पान के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। सारी चीज मिलती है जी, बहुत सुविधा है सारी चीज की, कोई तकलीफ नहीं। दवाई खाना सब कुछ बहुत बढ़िया मिला जी। बहुत बढ़िया तरह, घर से भी अच्छी है। अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह ख्याल हमारा रखते हैं जी। बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं जी, सभी इज्जत करते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रम में डॉक्टरों की टीम लगातार आकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य का चेकअप करती है और जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी दी जाती हैं। संस्था के लोग वृद्धजनों को अपने परिजन जैसा सम्मान देकर उनका दुख दर्द साझा करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुख की अनुभूति होती है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी इस संस्था को हरियाणा का दूसरा पुरस्कार दिया गया था, जिसमें वृद्धाश्रम को नगद राशि भी दी गई थी। हरियाणा खेल विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायतों एवं निजी खेल संस्थानों में वर्ष 2024-25 में खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए 15 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल नर्सरी केवल ओलंपिक, एशियन व कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित खेलों के लिए शुरू की जाएगी। खेल नर्सरी खोलने के इच्छुक संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, निजी खेल संस्थान व अखाड़ा संचालक विभागीय वेबसाइट haryanasports.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिट्टी व मिट्टी से जुड़े खेल सदा से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। मिट्टी से जुड़ा हुआ सर्कल कबड्डी न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर भारत का ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है, जिसे आज के डिजिटल जमाने में लाइव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। इसी प्रकार का एक हरियाणा कप भिवानी में आयोजित करवाया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी सहित विभिन्न राज्यों के 130 से अधिक सर्कल कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया। भिवानी में आयोजित इस सर्कल कबड्डी के फाइनल मुकाबले की विजेता टीम रोहतक जिला के बहुअबरपुर गांव की रही, जिसने 5 लाख रुपए का नगद इनाम जीता। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बेस्ट कबड्डी रेडर का इनाम सोनीपत के दीनू जवाहरा तथा बेस्ट कैचर का इनाम शीलू बहुअकबरपुर के खिलाड़ी को चुना गया। प्रतियोगिता के आयोजक भाजपा भिवानी जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ व प्रतिभागी खिलाड़ी अंकित भाली ने बताया कि सर्कल कबड्डी का भिवानी में ये एक भव्य प्रोग्राम था, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। ये कप का उद्देश्य कराने का हमारा ये है कि हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में या देश भर के अंदर जो आज युवा नशे की तरफ भटक रहा है, नशे की वजह से नौजवान जो है अपराध की तरफ जाते हैं, अपराध की वजह से अराजकता फैलती है, देश की, प्रदेश की छवि खराब होती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि युवा नशे से दूर होकर के इस प्रकार के टूर्नामेंट देखे। टूर्नामेंट में वो देखेगा कि किसी ने बेस्ट रेडर के तौर पर मेसी का ट्रैक्टर जीता, किसी ने बेस्ट रेडर कैचर के तौर पर मेसी का ट्रैक्टर जीता, किसी ने मोटरसाइकिल जीती, किसी ने LED जीती, या कोई 5 लाख लेकर के गया, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 11,000, कोई 21,000। तो हमने इसमें सैकड़ों इनाम रखे, इसीलिए रखे कि ताकि हर नौजवान के हाथ, हर टीम के हाथ कुछ न कुछ लगे। इसी उद्देश्य से हमने इस टूर्नामेंट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया।
और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, इन्होंने मौका दिया कि आज तक मेरे ख्याल से हरियाणा क्या पंजाब में भी इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा जहाँ पे 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज दिया गया है। बेस्ट राइडर कैचर को ट्रैक्टर हैं और मोटरसाइकिल और LED TV वगैरह हैं। बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो बच्चे को छोड़ो भाई गेम की तरफ आकर्षित हूँ। ये ग्रामीण से एक तरह गेम है। मैंने तो ये मान के चलो आप सुबह 4 बजे एक बंदा उठ जाता है और ये मान के चलो सुबह से लेके सूर्य की किरण निकलते हैं ना तब तक तो पहलवान अपनी मेहनत कर लेता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।